केमिकल काइनेटिक्स में हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन के थ्योरी को ख़त्म कर लिया था। आज हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन के न्यूमेरिकल को लगाएंगे। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के थ्योरी में मैंने सबसे पहले आपको बताया कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है। तो जिस रिएक्शन का जो रेट होता है वह अभिकारक के सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, उसे जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। जिस अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, उसे हम लोग शून्य कोटि की अपक्रिया कहते हैं। शून्य कोटि की अपक्रिया के लिए दर और समय के बीच में हमने ग्राफ खींचा, दर और सांद्रता के बीच में हमने ग्राफ खींचा तो एक स्ट्रेट लाइन आया, क्योंकि इसका जो रेट होता है वह टाइम और कॉन्सेंट्रेशन दोनों पे डिपेंड नहीं करता। इसके बाद हमने जीरो ऑर्डर का इक्वेशन निकाला। तो जीरो ऑर्डर का इक्वेशन निकल के आया A = A0 - KT। फिर हमने इसका हाफ लाइफ पीरियड देखा, यानी कितने टाइम में रिएक्शन आधा खत्म हो जाएगा, या आप कहिए अभिकारक 50% खत्म हो जाएगा और 50% बचा रहेगा। तो इसका अर्धायु काल निकल के आया T½ = A0/2K। और यहाँ से यह क्लियर हुआ कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड रिएक्टेंट के इनिशियल अमाउंट यानी प्रारंभिक मात्रा पे निर्भर करता है। इसके बाद हमने इसके प्रॉपर्टी को जाना और लास्ट में मैंने आपको यह बताया कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन यूनिटरी मेथड का पालन करता है, जिससे न्यूमेरिकल लगाना काफ़ी आसान हो जाता है। इसका मैंने एक न्यूमेरिकल भी आपको लगवाया था। इसके कुछ और न्यूमेरिकल को हम लोग और लगा लिया जाए। तो अगला क्वेश्चन आप नोट करेंगे, एक शून्य कोटि की अपक्रिया का अगला न्यूमेरिकल आप नोट करिए। एक शून्य कोटि की अपक्रिया का 50% 2 मिनट में खत्म हो जाता है। एक शून्य कोटि की अपक्रिया का 50% 2 मिनट में खत्म हो जाता है। इस अपक्रिया का 70% कितने समय में खत्म हो जाएगा? एक शून्य कोटि की अपक्रिया का 50% 2 मिनट में खत्म हो जाता है। इस अपक्रिया का 70% कितने समय में खत्म हो जाएगा? तो चलिए इसको लगाया जाए। सबसे पहले मैं मेथड 1 यूज करता हूँ, जो इसको लगाने का ट्रेडिशनल मेथड है। तो पहले आप उठा लीजिए 50% का कंप्लीटिशन। पहले हम लोग 50% खत्म होने के लिए इसको सॉल्व करके K का वैल्यू निकाला जाए। तो A = A0 - KT। परसेंट वाले क्वेश्चन में A0 यानी प्रारंभिक मात्रा को आप 100% मानिएगा, और भाग वाले क्वेश्चन में आप A0 को 1 मानिएगा। अगर क्वेश्चन में कह रहा है कि अब क्रिया का 50%, 30%, 10% कुछ भी कह रहा है, परसेंट वाले क्वेश्चन में A0 को आप 100% मानिएगा, और भाग वाले क्वेश्चन में जैसे कहा 3/4 भाग, 1/4 भाग, वहाँ पे आप A0 को 1 मानिएगा। तो 50% जब खत्म हो जाएगा तो कितना बचेगा? 50% बचेगा। प्रारंभिक मात्रा को हम लोग 100% मानेंगे। वैल्यू को आप रख दीजिए। 50% खत्म होने में 2 मिनट का टाइम लगा। यहाँ से K का वैल्यू निकल के आ जाएगा 25। बाकी यूनिट अगर जानना हो तो शून्य कोटि की अपक्रिया में वेग स्थिरांक का मात्रक मोल, लीटर का पावर -1, सेकंड का पावर -1 होता है। शून्य कोटि की अपक्रिया में
वेग स्थिरांक का मात्रक मोल लीटर का पावर -1 सेकंड का पावर -1 होता है। अब देखा जाए 70% के कंप्लीटेशन में कितना टाइम लगेगा। इनिशियल अमाउंट को 100%, जब 70% खत्म हो जाएगा, 70% के कंप्लीट हो जाने के बाद 30% रिमेनिंग होगा। ये माने रिमेनिंग अमाउंट यानी शेष मात्रा, और 70% खत्म हो जाने के बाद 30% बचा रहेगा। फिर आप जीरो ऑर्डर का इक्वेशन यूज करिए, A इक्वल A0 माइनस KT, A का वैल्यू 30, A0 का वैल्यू 100, K का वैल्यू 25 और T का वैल्यू पूछा है। यहाँ से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 70, तो T बराबर 70/25, तो 25 दूना 50 हो जाएगा, 20 बचेगा और 25 8 तो 2.8 मिनट होगा। तो कितने टाइम में जाएगा? 2.8 मिनट में 70% खत्म हो जाएगा। इसको लगाने का दूसरा तरीका देखा जाए यूनिटरी मेथड से। दूसरा तरीका इसको सॉल्व करने का यूनिटरी मेथड से, करा कि 50% 2 मिनट में खत्म हुआ, तो 1% 2/50 मिनट में, तो 70% कितने में खत्म होगा? 1% 2/50 मिनट में, तो 70% खत्म होगा 2/50 गुणे 70, 0 से 0 कैंसिल, तो 14/5 आ जाएगा और 5 दूना 10, 8 5 8 40, तो 2.8 मिनट। दोनों तरीके से आप लगा सकते हैं। यह वाला मेथड थोड़ा आपका लेंदी जाएगा, लेकिन थ्योरेटिकल क्वेश्चन में अगर बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको इसी मेथड का यूज करना है। बाकी कंपटीशन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप मेथड 2 का यूनिटरी मेथड का यूज करेंगे कि 50% इतने टाइम में ख़त्म हुआ, तो 1% इतने टाइम में ख़त्म होगा, तो 70% इतने टाइम में ख़त्म हो जाएगा। तो इसको आप नोट कर लीजिए। एक और टाइप का क्वेश्चन बनता है जिसमें अब क्रिया का कोटि पहचानना होता है। तो कैसे हम लोग ऑर्डर को आइडेंटिफाई करेंगे, इसको जानना चाहे, लेकिन उससे पहले आप इसको छाप लीजिए। अब हम लोग अगला न्यूमेरिकल देखा जाए। अगला न्यूमेरिकल में हम लोग ऑर्डर को आइडेंटिफाई किया जाएगा। तो आप क्वेश्चन लिखिए, एक अबक्रिया का 20% 20 मिनट में तथा 40% 40 मिनट में समाप्त हो जाता है। एक अबक्रिया का 20% 20 मिनट में तथा 40% 40 मिनट में समाप्त हो जाता है। अबक्रिया की कोटि, एक अबक्रिया का 20% 20 मिनट में तथा 40% 40 मिनट में समाप्त हो जाता है। अबक्रिया की कोटि तथा वेग स्थिरांक बताइए। अबक्रिया की कोटि तथा वेग स्थिरांक बताइए। एक अबक्रिया का 20% 20 मिनट में तथा 40%
40 मिनट में समाप्त हो जाता है। अब क्रिया की कोटि तथा वेग स्थिरांक बताइए। चले भाई ध्यान से सुनिए, कैसे किसी रिएक्शन में हम लोग ऑर्डर को चेक करेंगे। तो ऑर्डर को चेक करने के लिए आप उस कोटि के समीकरण का यूज करके k का 2 मान निकालिएगा। ऑर्डर को चेक करने के लिए आप उस कोटि के समीकरण का यूज करके k का 2 मान निकालिएगा, जिस समीकरण से k के दोनों मान समान आ जाएंगे वही अवक्रिया की कोटि होगा। कैसे आप कोटि को चेक करेंगे? हर रिएक्शन का अपना इक्वेशन होता है। शून्य कोटि की अपक्रिया का अलग समीकरण, प्रथम कोटि की अपक्रिया का अलग समीकरण, द्वितीय कोटि की अपक्रिया का अलग समीकरण। हर कोटि की अपक्रिया का अलग अलग समीकरण होता है। तो उस कोटि की अपक्रिया का आप यूज करके k का 2 मान निकालिएगा। अगर k के दोनों मान समान आ जाएंगे तो वही उस अपक्रिया का कोटि होगा। तो जरा आप लिख लीजिए, इसके सलूशन में एक लाइन लिख लीजिए। अपक्रिया के कोटि को चेक करने के लिए, अपक्रिया के कोटि को चेक करने के लिए अपक्रिया के समीकरण का प्रयोग करके, अपक्रिया के कोटि को चेक करने के लिए अपक्रिया के समीकरण का प्रयोग करके k के 2 मान ज्ञात किए जाते हैं। k माने वेग स्थिरांक। अपक्रिया के कोटि को चेक करने के लिए अपक्रिया के समीकरण का प्रयोग करके k के 2 मान ज्ञात किए जाते हैं। जिस समीकरण से k के दोनों मान समान आ जाएं, जिस समीकरण से k के दोनों मान समान आ जाएं वही अपक्रिया की कोटि होगा। जिस समीकरण से k के दोनों मान समान आ जाएं वही अपक्रिया की कोटि होगा। चले इसको समझिए आप दोबारा। देखिए हर रिएक्शन का अपना अलग अलग इक्वेशन होता है। तो अगर कभी भी आपको क्वेश्चन में अपक्रिया की कोटि को चेक करना होगा, आप करेंगे क्या? उस अपक्रिया के समीकरण का प्रयोग करके k के 2 मान निकालेंगे। जिस समीकरण से k का दोनों मान समान आ जाएगा वही अपक्रिया का कोटि होगा। तो पहले यहाँ पे कोटि निकालने के लिए जीरो ऑर्डर का यूज करेंगे। अगर k का दोनों मान समान आएगा तो यह जीरो ऑर्डर होगा। अगर जीरो ऑर्डर पे फेल कर जाएगा तो फर्स्ट ऑर्डर पे फिर यही काम करेंगे। फर्स्ट ऑर्डर के इक्वेशन का यूज करके k का 2 मान निकालेंगे। वहां से समान आएगा तो फर्स्ट ऑर्डर होगा, नहीं तो सेकंड ऑर्डर, और आगे ऐसे हम लोग चेक करते रहेंगे। तो चले चेक किया जाए। फर्स्टली अप्लाइंग जीरो ऑर्डर, हम लोग जीरो ऑर्डर का यूज करके k का 2 मान निकालेंगे। अगर समान आ गया तो यह जीरो ऑर्डर होगा, नहीं तो फिर फर्स्ट ऑर्डर पे चलेंगे और आगे यह काम करते रहेंगे। तो सबसे पहले जीरो ऑर्डर को अप्लाई किया जाए। कंडीशन 1 उठा लीजिए। कह रहा कि 20% 20 मिनट में खत्म हुआ। स्टार्टिंग में 100% रहा होगा। जब 20% खत्म हो गया होगा तो 80% बचा, और यह काम कितने टाइम में हुआ? 20 मिनट में। स्टार्टिंग में
100% रहा होगा। जब 20% खत्म हो गया तो 80% बचा, और यह काम कितने टाइम में हुआ? 20 मिनट में। यूज करिए जीरो ऑर्डर का इक्वेशन, A इक्वल A0 माइनस KT, A का मान 80, A0 का मान 100, K का मान निकालना और T का मान 20। यहाँ से K का मान 1 आ गया। अब फिर कंडीशन 2 लगाइए, जो दिया है कि 40% 40 मिनट में ख़त्म हो गया। तो A0 का मान 100, जब 40% ख़त्म हो जाएगा तो 60% बचेगा, और 40% ख़त्म होने में 40 मिनट का समय लगा। फिर हम लोग जीरो ऑर्डर का इक्वेशन यूज किया चाहे, K के 2 मान निकालने हैं, दोनों कंडीशन का यूज करके निकाला चाहे। तो यहां से भी सॉल्व करने पे K का मान 1 आया। अब ध्यान से देखेंगे, आपने जीरो ऑर्डर का इक्वेशन यूज करके K के 2 मान निकालें और K का दोनों मान समान आ गया। इससे यह क्लियर हो गया कि यह रिएक्शन जीरो ऑर्डर का होगा। और K का मान पूछा था तो K का मान 1 आएगा, और जीरो ऑर्डर में K का यूनिट वेग स्थिरांक का यूनिट होता है मोल, लीटर का पावर -1, सेकंड का पावर -1। अगर किसी क्वेश्चन में हम लोग को ऑर्डर चेक करना होगा तो हम लोग करेंगे क्या? हम लोग अलग अलग ऑर्डर का इक्वेशन यूज करके K के 2 मान निकालेंगे, और जिस इक्वेशन से K के दोनों मान समान आ जाएंगे वही उसका ऑर्डर होगा। तो हमने पहले जीरो ऑर्डर पे चेक किया, समान आ गया तो यह जीरो ऑर्डर का रिएक्शन होगा। K का मान पूछा तो K का मान आया 1। अब आप इसको छाप लेंगे। जीरो ऑर्डर हम लोग का पूरी तरीके से खत्म हो गया। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन हम लोग का खत्म हो गया। अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बाद अगला हम लोग स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यानी प्रथम कोटि की अबक्रिया। और इसी के साथ हम लोग का यूपी बोर्ड का सिलेबस खत्म हो जाएगा। यूपी बोर्ड में केवल 2 ऑर्डर का रिएक्शन हम लोग को पढ़ना होता है, जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर। तो जीरो ऑर्डर हमने खत्म कर लिया। अब आप हेडिंग बनाएंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, या इसी को हिंदी में प्रथम कोटि की अबक्रिया कहते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, या हिंदी में इसी को प्रथम कोटि की अबक्रिया कहते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है? जिस रिएक्शन का जो रेट होता है वह अभिकारक के सांद्रता के 1 पावर पे डिपेंड करता है, उसे हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। क्या होता है प्रथम कोटि की अबक्रिया? जिस अबक्रिया का दर अभिकारक के सांद्रता के 1 पावर पे डिपेंड करेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? प्रथम कोटि की अबक्रिया। अबक्रिया के दर समीकरण में अभिकारक के सांद्रता के घातों के योग को कोटि कहते हैं, और अगर किसी पावर पे डिपेंड नहीं करेगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन, और 1 पावर पे डिपेंड करेगा तो नाम क्या होगा? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें जो अबक्रिया का दर होगा, रेट ऑफ रिएक्शन, वह अभिकारक के सांद्रता के 1 घात पे निर्भर करे, उसे क्या कहेंगे? प्रथम कोटि की अबक्रिया। जरूरी नहीं कि हमेशा एक अभिकारक हो,
हो सकता है 2 अभिकारक हो, 3 भी हो सकता है, लेकिन जो दर होना चाहिए वह ओवरऑल अभिकारक के सांद्रता के 1 घात पर निर्भर करना चाहिए। यह भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अब क्रिया के दर समीकरण में अभिकारक के सांद्रता के घातों के योग को कोटि कहते हैं। यहाँ पे अगर आप पावर जोड़ेंगे तो 1/2 1/2 1 आएगा, तो यह भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा। तो जिस रिएक्शन का जो दर होगा वह अभिकारक के सांद्रता के 1 पावर पे डिपेंड करेगा, उसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहा जाएगा। जिस रिएक्शन का रेट रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के ओवरऑल 1 पावर पे डिपेंड करेगा, उसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहा जाएगा। और अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के रेट और रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के बीच में ग्राफ बनाया जाए तो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, क्योंकि रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने पे रेट बढ़ेगा। अगर अभिकारक की सांद्रता बढ़ाएंगे तो दर बढ़ेगा, क्योंकि इसके अनुक्रमानुपाती वो भी 1 पावर के। तो अब क्रिया की दर और अभिकारक के सांद्रता के बीच में अगर आप ग्राफ खींचेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। तो पहला काम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की परिभाषा को लिख लिया जाए। तो लिखेंगे आप, वाब क्रिया जिसकी दर अभिकारक के सांद्रता के वाब क्रिया जिसकी दर अभिकारक के सांद्रता के 1 घात पर निर्भर करे, वाब क्रिया जिसकी दर अभिकारक के सांद्रता के 1 घात पर निर्भर करे, उसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। वाब क्रिया जिसकी दर अभिकारक के सांद्रता के 1 घात पर निर्भर करे, उसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। नीचे आप इसको नोट करके यह ग्राफ आप बना लेंगे। फिर हम लोग का टॉपिक होगा प्रथम कोटि की अपक्रिया का दर समीकरण। पहले आप इसको छाप लीजिए। तो अब हम लोग का टॉपिक होगा प्रथम कोटि की अपक्रिया का समीकरण, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जैसे 0 ऑर्डर में हमने शून्य कोटि की अपक्रिया का समीकरण निकाला था, वैसे प्रथम कोटि की अपक्रिया में प्रथम कोटि की अपक्रिया का समीकरण निकाला जाए। तो आपका हेडिंग होगा प्रथम कोटि की अपक्रिया का समीकरण, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। तो चले इसको निकाला जाए। और प्रथम कोटि की अपक्रिया बेहद इंपॉर्टेंट है। इसका एक एग्जाम्पल आप फिजिक्स में पढ़ेंगे, रेडियो एक्टिविटी। और रेडियो एक्टिविटी एक फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन होगा, तो सेम आप वहाँ पे भी यह इक्वेशन डिराइव करेंगे। तो प्रथम कोटि की अपक्रिया का समीकरण निकालने के लिए एक प्रथम कोटि की अपक्रिया मान लिया जाए, जिसमें ए प्रोडक्ट का निर्माण कर रहा है। अब इस अपक्रिया का दर लिखा जाए, जैसे आपने शून्य कोटि में किया था। तो आप क्रिया के दर को स्मॉल r लिखते हैं, बराबर क्या होगा, रिएक्टेंट के सामने माइनस dA/dt होगा। और प्रथम कोटि है तो इसका दर अभिकारक के सांद्रता के 1 घात पे निर्भर करेगा।
एक हमने एग्जाम्पल मान लिया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, जिसमें ए प्रोडक्ट का निर्माण कर रहा है या कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। इस रिएक्शन का रेट क्या होगा, तो अब क्रिया के दर को स्मॉल आर लिखते हैं। स्मॉल आर बराबर क्या होगा, अब क्रिया का दर लिखने का तरीका, रिएक्टेंट के आगे माइनस लगाएंगे क्योंकि टाइम के साथ रिएक्टेंट कम होता है, dA/dt, और रिएक्टेंट के एक पावर पे डिपेंड करेगा। अब आप कॉन्सेंट्रेशन को एक पास कर लीजिए, तो dA/A बराबर -kdt। अब अगला काम दोनों पक्षों का समाकलन कर दिया जाए, वहाँ भी हमने ऐसा ही किया था। तो दोनों पक्षों का समाकलन कर दिया जाए, और लिमिट आप कैसे रखेंगे तो मैंने आपको सिखाया था। जब टाइम का वैल्यू 0 होगा तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन A0 होगा, यानी प्रारंभिक मात्रा होगा। जब टाइम का वैल्यू 0 होगा तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन A0 होगा, यानी प्रारंभिक मात्रा होगा। और जब टाइम का वैल्यू T होगा तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन A होगा, यानी शेष मात्रा होगा। जब टाइम का वैल्यू 0 होगा तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन A0 यानी प्रारंभिक मात्रा होगा, और जब टाइम का वैल्यू T होगा तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन A होगा, माने शेष मात्रा। प्रथम कोटि की अपक्रिया का समीकरण निकालने के लिए हमने एक प्रथम कोटि की अपक्रिया का एग्जाम्पल ले लिया। अब क्रिया का जो दर होगा वह अभिकारक के सांद्रता के एक पावर पे डिपेंड करेगा। कॉन्सेंट्रेशन को एक पास कर लिया, समाकलन किया। लिमिट हमने कैसे रखा, जब टाइम का वैल्यू 0 होगा तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन A0 यानी प्रारंभिक मात्रा होगा जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ होगा, और जब टाइम का वैल्यू T होगा तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन A होगा, यानी शेष मात्रा। dA/A का समाकलन क्या होगा, तो 1/x का समाकलन log x होता है, तो 1/A का समाकलन होगा log A। 1/x का समाकलन होता log x, तो 1/A का समाकलन होगा log A, k कांस्टेंट बाहर, dt का समाकलन t होगा। 1/A का समाकलन log A, k कांस्टेंट बाहर, dt का समाकलन t होगा। अब एक बार आप अपर लिमिट रखेंगे और माइनस करके दोबारा लोअर लिमिट रखेंगे, यहाँ भी वही काम, एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। आगे देखिए, माइनस को आप उधर भेज दीजिए, log A इक्वल log A0 माइनस KT। अब E बेस को मैं 10 बेस में चेंज कर रहा हूँ, और E बेस को 10 बेस में चेंज करने के लिए 2.303 से गुणा करेंगे। या समाकलन में log का E बेस आया था और टेबल हमको 10 बेस में मालूम होता है, तो E बेस को 10 बेस में बदलने के लिए 2.303 का हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगले स्टेप में दोनों पक्षों में 2.303 का डिवाइड कर दीजिए, और इसको आप घेर लीजिएगा। यहाँ से हम लोग एक ग्राफ ड्रा करेंगे, अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे हुआ क्या, 1/A dA का समाकलन log A हो गया, k कांस्टेंट बाहर और dt का समाकलन t हो गया। समाकलन में log का E बेस आता है, एक बार अपर लिमिट रखा
-1 बार लोअर लिमिट रखा, 1 बार अपर लिमिट रखा, -1 बार लोअर लिमिट रखा। यहाँ पे लॉग का ई बेस था, 10 बेस में बदलने के लिए 2.303 का मल्टीप्लाई कर दिया और दोनों पक्षों में इसका भाग कर दिया। आगे आप देखिए क्या होगा, -kt को आप इधर लेते आइए, +kt बराबर +kt अपान 2.303 log 10 बेस a0 माइनस log 10 बेस a हो गया। -kt को इधर लाया, +kt हो गया, इसको इधर भेज दिया, माइनस हो गया। आगे आप देखिए, इसको आप छाप लीजिएगा, मैं मिटाने जा रहा हूं। यहां पे आप एक फार्मूला यूज कर दीजिए, log m माइनस log n का, तो log m माइनस log n होता है log m बटे n। यहाँ पे आप एक फार्मूला यूज कर दीजिए, log m माइनस log n का, तो होता log m बटे n। तो ओवरऑल k बराबर आ गया 2.303 अपान t log 10 बेस a0 अपान a, और यह प्रथम कोटि की अपक्रिया का समीकरण हो गया। यह इंटीग्रेटेड रेट लॉ फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन होगा, प्रथम कोटि की अपक्रिया का समाकलित दर समीकरण होगा। कैसे हमने निकाला इसको मैं समझाता हूं, लेकिन पहले आप इसको नोट कर लीजिए। तो प्रथम कोटि का समीकरण में दोबारा आपको डिराइव करना सिखाता हूं। सेम हम लोग रेडियो एक्टिविटी में, फिजिक्स में भी डिराइव किया जाएगा। वहां प्रारंभिक मात्रा को n0 माना जाएगा, शेष मात्रा को n माना जाएगा। तो वहां समीकरण निकल के आएगा k इक्वल 2.303 अपान t log 10 बेस n0 बटे n। यहाँ a0 बटे a आया, फर्क खाली इतना होगा, वहाँ n0 बटे n आएगा, क्योंकि प्रारंभिक मात्रा वहाँ n0 मानेंगे और शेष मात्रा n मानेंगे। तो यह कोई प्रथम कोटि की अपक्रिया है जिसमें a प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। अपक्रिया का दर होगा -dA बटे dt, और यह अभिकारक के सांद्रता के एक पावर पे डिपेंड करेगा। कॉन्सेंट्रेशन को हमने 1 पास कर लिया और इसका कर दिया समाकलन दोनों पक्षों का। जब टाइम का वैल्यू 0, रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था, अभिकारक का सांद्रता A0, और जब टाइम का वैल्यू t, तो अभिकारक का सांद्रता A। 1 बटे a dA का समाकलन log A, इसका बेस E होगा, K कांस्टेंट बाहर, dt का समाकलन T हो गया। एक बार अपर लिमिट, फिर -1 बार लोअर लिमिट, यहां भी एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। log A0 को उधर भेज दिया, माइनस प्लस हो गया। फिर E बेस को 10 बेस में बदलने के लिए 2.303 का हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ध्यान दीजिएगा, दिक्कत होगा फिर दोबारा देख लीजिएगा। फिर 2.303 हटाने के लिए दोनों पक्षों में हमने भाग कर दिया और इसको हमने घेरा। इसका ग्राफ हम लोग अगले लेक्चर में बनाया जाएगा। फिर माइनस को इधर ले गए, प्लस हो गया। फिर यहाँ पे हमने log m माइनस log n का फार्मूला यूज कर दिया और यहाँ से आ गया k बराबर 2.303 अपान t log 10 बेस A0 अपान A। सारे आप ऑर्डर के रिएक्शन का इक्वेशन इसी तरह निकालेंगे। कुछ हद तक आपको आइडिया लग गया होगा कैसे निकालेंगे।
ए इक्वल प्रोडक्ट आप एक जनरल रिएक्शन मान लीजिएगा। अब क्रिया के दर का आप इक्वेशन यूज करिएगा, समाकलन करिएगा, हमेशा आप यही लिमिट रखेंगे। अब अगले लेक्चर में हम लोग फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ पढ़ा जाएगा, इसके प्रॉपर्टी को पढ़ा जाएगा और इसके न्यूमेरिकल को लगाया जाएगा। वहाँ पे जाके बोर्ड का पूरा टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। लेकिन हम सेकेंड और थर्ड ऑर्डर पढ़ेंगे, उसके बाद nth ऑर्डर देखा जाएगा, तब यह चैप्टर हम लोग का ख़त्म होगा।